हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगा इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले। पहला, इस चैनल के नाम को लेकर के, ठीक है? मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था कि मैं इस चैनल का नाम क्या रखूँ। मैं जो भी नाम रखता था वैसा नाम का चैनल ऑलरेडी यूट्यूब पे एग्ज़िस्ट करता है, इसीलिए मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था। बहुत सोचने के बाद, सर्च करने के बाद मुझे ये एक नाम मिल गया, एनसीईआरटी मॉन्क। तो ये इस चैनल का नाम अब से एनसीईआरटी मॉन्क ही रहने वाला है, ठीक है? दूसरा बात, मैं आपसे 2 बात के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। पहला, कि मैंने जब पिछले साल वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता था। लेकिन किसी ने मुझे कमेंट किया और क्लास को कंटिन्यू करने के लिए कहा, तो मैंने सोचा ठीक है, आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं अपना जो बहुमूल्य समय है उसे निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल देता हूँ, ठीक है? तो अब कंटिन्यू रहूँगा मैं, ठीक है? और दूसरी बात, जिस चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा वो है कि शोर-शराबा थोड़ा-सा होने वाला है। यानी कि मेरा घर है वो रोड के किनारे है, गाड़ी-वाड़ी चलती है, कुत्ता भौंकता है ना? तो जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा-सा तो नॉइज़ प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए मैं पहले ही हाथ जोड़ के आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ। इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा और आपको बस कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल देखा था, ठीक है? जितना अभी भी देखता हूँ, तो कोई एक ऐसा चैनल नहीं मिला जिसको लाइन बाय लाइन रुक करके, यानी 2 लाइनों को के 2 लाइन के बीच का जो जो सेंस छिपा होता है, उस चीज़ को समझा पाए। कोई नहीं है, बस लाइन पढ़ के पार कर देते हैं। अगर पढ़ना ही होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? मुझे वो सेंस जानना था ना, इस वजह से मैंने आपके चैनल पे विज़िट किया था। तो मुझे वैसा कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ को मैंने फेस किया था अपने, जब मैं तैयारी करता था उस दौरान। तो इस वजह से मैं सोचा कि ये चीज़ आप लोग के साथ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को अपने करियर बनाने में ये मदद मिले, ठीक है? तो काफ़ी बकवास कर लिया मैंने, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि ये क्लास अब कंटिन्यू रहेगा। मैं धीरे ही सही, लेकिन मैं जब तक आप क्लियर ना कर दो कि क्लाइंट, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि हड़बड़ा के अगर बस वीडियो बनाना ही पर्पस होता मेरा, तो मैं कुछ भी पढ़ा के निकल जाता। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब पढ़ो तो आपको एक-एक लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी पढ़ाई का कोई मतलब रह जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री बुक का एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, ठीक है? वैदिक युग का जीवन, है ना? वैदिक युग का जीवन का मतलब क्या हुआ? यानी वैदिक जो ईरा था उसके जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़, ठीक है? तो इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो क्या है? आर्य बस्तियां, है ना? आर्य बोले तो क्या होता है? ये जो आर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आर्य मतलब वो जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? यानी कि शुरुआत वाले लोग जो भारत में आए, है ना? जो अपने आप को हिंदू बोलते थे, यानी सनातनी बोलते थे, जो अब हिंदू में बदल चुका है, तो वो उसे बोलते थे आर्य, है ना? तो उसकी जो बस्तियां हैं, बस्तियां बोले तो कॉलोनी, मोहल्ला, है ना? तो वो लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे? कहीं तो रहेंगे ना, घर बना करके या फिर कैसे भी, यहीं तो रहेंगे। तो वो जो आस-पास में लोग घर बना के रहने लगे और एक बड़ा सा कॉलोनी बन गया, उसी के बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है? तो चलिए, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज होने तक ऐसी धारणा थी कि भारतीय इतिहास और सभ्यता का आरंभ आर्यों के आगमन के साथ होता है। यानी कि ये जो मोहनजोदड़ो, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। इन दोनों की खोज होने तक, है ना? यानी कि इसका खोज किया गया। किसने खोज किया? अंग्रेजों ने करवाया था, ठीक है? और कार्य करने वाले तो भारतीय ही थे, मजदूर, ठीक है? लेकिन करवाने वाले अंग्रेज थे, है ना? तो उनने खोज करवाया। अब भाई खोज क्यों करवाया होगा? सोचने वाली बात है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बात को समझिए कि जब भारत में अंग्रेज आए थे, तो वो सामान को लूट-लूट के अपना देश, यानी इंग्लैंड, लंदन ले जा रहे थे, ठीक है? तो अब इतने सारे सामान हैं, अब इतने सारे रिसोर्सेस है, उसको ले कैसे जाएँगे? अपनी पीठ पे बो के तो नहीं ले जाएँगे। उसे कोई तो ऐसा चीज़ चाहिए जिस पे वो लाद करके ले जाए। तो उन्होंने ट्रेन का इजाद किया, ठीक है? अब ट्रेन भी कैसे चलेगा? वो हवा में तो उड़ नहीं सकता। रोड में तो चलता नहीं था, तो वो तो पटरी पे चलता था। तो उसी के लिए पटरी बिछाई जा रही थी, ठीक है? तो पटरी बिछाने के दौरान
वहाँ पे कुछ ईंटें मिले। ईंटें खोजते गया, खोजने लगा उसको कि ये क्या ईंटें है भाई। करते करते खोदते खोदते इतना बड़ा इलाका पता चला कि तो कॉलोनी ही था यहाँ पे एक जमाने में, ठीक है, जो दब गया है जमीन के अंदर। तब उससे पता चला कि अच्छा यहाँ पर कुछ मतलब सभ्यता रहा होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे, इस तरीके से लोगों को पता चला, ठीक है। अगर वो नहीं खोज होता तो हमारी ऐसी धारणा थी क्या, हमारे ऐसा बिलीव था कि जो भारत का जो इतिहास है और जो कल्चर है उसका आरंभ आर्यों के आगमन के साथ होता है, यानी कि आर्य लोग भारत में आए, उसी के साथ भारत के इतिहास की शुरुआत होती, ऐसा हमारा बिलीव था। कब तक, जब तक कि वो खुदाई होके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जगह की खोज नहीं हुई तब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों का तो पतन हुआ, किसका, नगरों का पतन हुआ। नगर मतलब सिटी का बात कर रहे हैं, यानी कि सिंधु जो सभ्यता थी, ऐसा तो नहीं था ना कि वो केवल शहर ही था भाई, उसमें गांव भी तो थे ना, गांव थे शहर थे, दोनों मिक्स था। लेकिन वो शहर के लिए ही जाना जाता है, ठीक है, वो शहर मतलब काफी फेमस था वो शहर, लेकिन गांव भी था उसमें। तो नगर तो गया, नगर खत्म, उसका कल्चर बर्बाद हो गया, हो सकता है उद्योग धंधा बंद हो गया हो, हाँ? तो इस वजह से धीरे धीरे उजाड़ हो गया वो नगर। लेकिन जो गांव था, यानी कि परंतु गांव की जो संस्कृति जीवित रही है ना, गांव भी चल रहा सही सलामत। अब ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी, क्या बोल रहा है, ईसा पूर्व मतलब ईसा का जन्म कब हुआ था, आज चल रहा है 2023, ठीक है। यहाँ से 2023 साल पीछे जाते हैं यानी जीरो पे, तो इस जगह पे क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब इससे बोल रहा है दूसरी सहस्राब्दी, यानी कि शताब्दी क्या होता है, 100 साल होता है। अगर शताब्दी बोलेंगे तो 100 साल, ठीक है। अगर सहस्राब्दी बोलेंगे तो 1000 साल, ठीक है, 1000 साल। तो दूसरी बोल रहा है यानी कि 2000 साल पीछे का बात कर रहा है ना, कब से, ईसा पूर्व, यानी यहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म से 2000 साल पीछे का बात किया जा रहा है। तो दूसरी सहस्राब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्रकार की संस्कृतियां थी, यानी बहुत सारा कल्चर था, ऐसा नहीं था बोलेंगे कि बस वहाँ पे आर्य लोग थे या फिर जो भी थे, और क्या कुछ भी, मतलब कोई एक का नाम नहीं ले सकते, और बहुत लोग था, ठीक है, और अलग अलग कल्चर चलता था। आगे देखते हैं। तो इसका मतलब यह था कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के लोग बसे हुए थे, सिंपल है ना। तो इसी युग में भारतीय आर्य भाषा, किस युग में, यही जीसस क्राइस्ट से 2000 साल पहले का बात कर रहा, उस वाला युग में भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, जो वैदिक संस्कृति का, जो वैदिक संस्कृत का आधार है, ठीक है। आर्य भाषा, ये कौन सा, भारतीय आर्य भाषा। ये भारतीय आर्य भाषा क्यों बोला, बस आर्य भाषा भी तो बोल सकता था। देखिए इसको, बात को समझिए। ये है मेरा मैप, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप। तो यहाँ से मैं कहाँ गया, देखिए ब्लैक ले लेते हैं। ये है भारत, है ना, ये भारत है, चलिए ना, यहाँ पे ये लोग आए, कौन लोग, आर्य लोग। तो आर्य लोग क्या भाषा बोलते थे, आर्य भाषा बोलते थे। तो भारतीय आर्य भाषा क्यों बोला जा रहा है, क्यों, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बस एक ही नहीं थे, कुछ लोग इधर को आए, कुछ यूरोप की ओर गए। जो यूरोप की ओर गए उसे बोला गया यूरोपीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग, है ना। और जो भारत को आए उसे बोला गया भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग, है ना। समझ में आया। कुछ लोग इधर आए, जो भारतीय आर्य भाषा कहलाए, कुछ लोग इधर को गए, वो यूरोपीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग कहलाए, है ना। तो यहाँ पर जो भारतीय आर्य भाषा जो वैदिक संस्कृत का आधार है, यानी कि जो वैदिक कल्चर वाले लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे, ठीक है। तो वही उसका आधार था, संस्कृत ही भाषा था, है ना, वही बोलना चाह रहा। उसे किस कैटेगरी में रखा गया है, उसे रखा गया आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा कैटेगरी में रखा गया है ना, किस भाषा को, संस्कृत को, ठीक है। तो बोलने वाले लोग जो है पश्चिमोत्तर भारत में प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए, पश्चिमोत्तर भारत। इस बात को समझिए, लोग कहाँ प्रकट हो रहे हैं। ये मेरा मैप है, देखिए
इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, छोटा कर देते हैं। ये हमारा प्यारा भारत। अब यहाँ से क्या हुआ, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ बीचों बीच ऐसे, है ना, ये क्या होगा, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और नीचे साउथ। इसे इसे बोलते हैं क्या, उत्तर, है ना, इसे बोलते हैं पश्चिम, है ना। अब इस वाले डायरेक्शन क्या बोलेंगे, पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिमोत्तर बोलेंगे ना। तो वो लोग उधर से आए, कहाँ पर आए, इधर ही वाले इलाके में आए, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा पश्चिमोत्तर भारत में प्रकट हुए, है ना, लिखा है ना यहाँ पे पश्चिमोत्तर भारत में प्रकट हुए, ठीक है। तो हम नहीं जानते कि वे लोग कहाँ से आए, ठीक है, नहीं जान रहे कि वो लोग आए कहाँ से। अब कैसे जानेंगे भाई बताओ, तो उतना साल पुराना ना वहाँ पर पेन का इजाद हुआ था, मतलब पेन जो हम लोग आज लिखते वो भी नहीं था, ना कागज था, ना कुछ टेक्नोलॉजी था, कैसे वो लोग बताएगा, इतने साल तक बचा के रखेगा कि कब कहाँ से आया, क्या किए क्या नहीं किए, वो कैसे बताएगा। तो इस मतलब रिसोर्सेस नहीं थे, जिस वजह से हम लोग को प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, हम चीज़ों को बचा नहीं पाए, बहुत कुछ बर्बाद हो गया, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ, ठीक है। तो हम लोग नहीं जानते कि वो कहाँ से आए थे। तो शायद, शायद बोल रहा है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, शायद वे उत्तर पूर्वी ईरान से कैस्पियन सागर के समीप के क्षेत्र से, है ना, यानी उत्तर पूर्वी ईरान से कैस्पियन सागर के समीप के क्षेत्र से या मध्य एशिया से आए थे। अब इसको समझिए, आगे ये रहा भारत, ठीक है, ऊपर आते हैं, यह है वर्ल्ड मैप, यहाँ पे देखते हैं, ये बोला क्या, उत्तर पूर्वी ईरान, ठीक है, ये ईरान है, ईरान का इस डायरेक्शन में बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से जो कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर के समीप से, या फिर मध्य एशिया, मध्य एशिया कौन सा, ये वाला इलाका को बोलते हैं मध्य एशिया, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाले इलाके को बोलते हैं मध्य एशिया, ठीक है। तो इधर ही से ये लोग इधर को आए, या फिर एक लोग इधर को गए, यानी यूरोप की ओर गए, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बस मोटा मोटी अनुमान लगाया जा रहा है कि इधर के इलाके से ही ये लोग इधर को, मतलब भारत को आए हैं। आगे समझते हैं, पश्चिमी एशिया और यूरोप में जाकर बसे, है ना, कहाँ, पश्चिमी एशिया यानी एशिया के वेस्ट में और यूरोप में जाकर बसे विभिन्न आर्य भाषा बोलने वाले से पृथक पहचान के लिए, ठीक है। देखिए अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ना, कुछ लोग उधर गए थे, तो दोनों आर्य ही बोलते थे ना, तो इन लोगों से अलग पहचान बनाने के लिए क्या किया, जो भारत में जो आर्य भाषा बोलने वाले लोग थे उसे हम भारतीय आर्य यानी इंडो आर्य कहते हैं, है ना, समझ गए। अब उनकी प्रजाति के बारे में हम नहीं जानते थे, ये कौन सी प्रजाति की है भाई, हमें नहीं पता, है ना। हम यह भी नहीं कह सकते कि पश्चिमोत्तर भारत में पहले से आबाद लोगों की प्रजाति से वे भिन्न थे, है ना। हम नहीं बता सकते कि वो लोग जो पहले से बसे हुए थे, यानी हड़प्पा उड़प्पा वाले लोग, वो लोग से डिफरेंट थे कि सेम थे, हम लोग नहीं बता सकते उनकी जाति, मतलब प्रजाति के बारे में, ठीक है। तो पहले सोचा जाता था, देखिए सोचा गया था, है ना? अब हिस्टोरियन लोग ही सोचे होंगे, दिमाग लगाए होंगे, ठीक है, कि आर्यभाषी लोगों ने बड़ी तादाद में आकर, ठीक है, मतलब काफी संख्या में एकजुट होकर आए होंगे, हाँ, और देश पर हमला किया, यानी भारत पर हमला किया, ऐसा पहले सोचा जाता था कि हो सकता कि मतलब हजारों लाखों लोग आए यहाँ, अटैक किए और कब्जा करके यहाँ पर रहने लगे, ऐसा सोचा जाता था। परंतु, ठीक है, क्या, परंतु यह सिद्ध करने के लिए बहुत कम सबूत है, यानी प्रूफ नहीं है ना, कैसे सिद्ध करोगे कि इन लोग बहुत संख्या में यहाँ अटैक करके यहाँ कब्जा कर लिया, ऐसा प्रूफ ही नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। इसीलिए आजकल अनेक इतिहासकारों का मत है, यानी जो इतिहासकार है उसका जो बिलीफ है कि वे लंबे समय तक छोटे छोटे समूहों में आए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वो लंबे समय तक छोटा छोटा ग्रुप बना के आते रहा इस तरीके से थोड़ा 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 करके, काफी लंबे समय तक, एक दो साल नहीं, हजारों साल तक वो धीरे धीरे आते रहा, इस तरीके से बोलना चाह रहा, ठीक है। और पहले से बसे हुए लोगों के साथ रहने लगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कल्चर बसा हुआ था वहाँ आके घुल मिल गए, जैसे अभी भी होता है ना, हम लोग का जो भारत को देखिए या फिर भी विदेश को भी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि केवल जो देश है वहाँ पर वही के लोग रहते हो, वहाँ पे हर साल हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, नया लोग आ रहे हैं,
कोई बसने को आ रहा, कोई पढ़ने को आ रहा, कोई घूमने को आ रहा, आ तो रहा ना। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, पहले से बसे हुए लोगों के साथ ये लोग आके रहने लगे, ठीक है। ऐसा किसका मानना है? ऐसे हिस्टोरियन लोग का मानना है, ठीक है। इसीलिए भाषा और रहन सहन में मेल मिलाप हुआ, ठीक है। भाषा मिक्स हो गया और रहन सहन भी मिक्स हो गया, यानी कि मान लीजिए कि जो हड़प्पा वाले लोग थे, उसका जो खान पान है वो आर्य के साथ घुल मिल गया, देखा देखी एक दूसरे को कॉपी करने लगे, ठीक है। और रहन सहन भी कॉपी होने लगा, ऐसा कहना चाह रहा है। जैसे आज भी होता है, जैसे एक जमाना था कि वेडिंग फोटोशूट, यानी मान लीजिए प्री वेडिंग वगैरह वगैरह कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन किसी ने स्टार्ट किया, देखा देखी सबने उसे अडॉप्ट कर लिया। तो देखा देखी होता ना, भले वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कल्चर को मानता हो, लेकिन उस चीज को फॉलो तो कर रहा ना सब कोई, कॉमन तो है सब में, ठीक है। तो उसी तरह भाषा भी मिक्स हो गया, और जो रहन सहन था, मतलब कैसा रहना, खाना पीना, जो भी चीज है सब मिक्स होने लगा, ठीक है। तो ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा इतिहासकारों का बिलीव है, मतलब बाद वालों का, ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास के इस काल को वैदिक युग कहते हैं। किस काल को? यही जब वो लोग धीरे धीरे यहाँ पे आकर बसने लगे काफी लंबे समय तक, तो वो जो पीरियड था, काफी लंबा पीरियड था, कब से कब तक भाई, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कब से कब तक, ठीक है। तो जितना है पहले उसे समझते हैं। तो क्योंकि इस युग के इतिहास की रचना वैदिक साहित्य के स्रोतों के आधार पर की जाती है, यानी कि ये लोग जब आए यहाँ पर भारत, तो इन लोगों ने कुछ ग्रंथ की रचना की, ठीक है। वो हमारा प्रूफ के तौर पर रह गया है ना। तो उसी को देख करके इतिहासकारों ने उसी से नोट किया और उस पे एक इतिहास का किताब लिख डाला, है ना। किसके बारे में? वैदिक वाले लोग, वैदिक युग के बारे में, मतलब वैदिक युग के बारे में लिखा। अगर वो किताब नहीं होती तो शायद वो लोग लिख भी नहीं पाते, वो प्रूफ के तौर पर रह गया, ठीक है। तो उसी से लोग देख देख के, मतलब समझ के, पढ़ के, समझ के अच्छे से उन्होंने चीज को नोट किया और हमारे हिस्ट्री की बुक में उसे वो शामिल किया, ठीक है। तो खैर, तो क्योंकि इस युग के इतिहास की रचना वैदिक साहित्य के स्रोतों के आधार पर की जाती है, ठीक है। वैदिक जो साहित्य, वैदिक यानी जो वेद जिसमें लिखा गया, जिस युग का, उसे वैदिक युग कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो वैदिक साहित्य यानी कि जो लिटरेचर का बुक जिसमें वेद लिखा गया है, उसी स्रोत के आधार पर की जाती है इस युग की रचना। किस युग की? वैदिक युग की रचना, ठीक है। परंतु पिछले 40 वर्षों में वैदिक युग के इतिहास के लिए पुरातत्व विज्ञान के भी सबूत मिले, यानी कि आज से 40 साल पीछे तक जाते हैं, तो इस 40 साल में क्या हुआ ना, खुदाई के दौरान पुरातत्व विज्ञान के भी सबूत मिले हैं, यानी कि खुदाई में हो सकता है उसे बर्तन मिले हो, है ना, कुछ कुछ उसका साजो सामान मिला हो, तो उसी आधार, मतलब वो मिला, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस हम, हमारे पास बस लिटरेचर बुक है, ये लीजिए हमारा लिटरेचर बुक, बस यही है प्रूफ, ऐसा नहीं है उस जमाने। अच्छा, तो पुरातत्व विज्ञान क्या होता है? जो खुदाई उदाई करके जो चीजों को पता लगाता है और चीजों को अच्छे से म्यूजियम में संभाल कर रखता है, वो वाला विज्ञान को पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में आर्य भाषियों की संस्कृति का विकास हुआ, वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियां थी जो पशुचारी और कृषक थे, ठीक है। ये कैसे पता चला भाई? ये इसी से पता चला, पुरातत्व विज्ञान से पता चला कि जिस जगह पे आर्य बस्तियां अपनी बस्ती बना बना के रहती थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, ऐसा कल्चर था, ऐसे तो वहाँ ऐसे नहीं था कि वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग थे या भी कुछ भयानक चीजें होती थी। वहाँ पे खुदाई उदाई से पता चला कि वहाँ पे लोग पशु चराते थे, है ना, कृषक थे, यानी किसान थे वो लोग। तो और जो खास प्रकार की मिट्टी है ना, खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित भूरे बर्तन का, जिन्हें चित्रित धूसर भांड कहते हैं, है ना। यानी कि एक खास प्रकार की मिट्टी थी जिससे वो लोग बर्तन बनाते थे, हाँ, और जिसमें कुछ चित्र बने होते थे, हल्का डिजाइन बने होते थे, उसे हम लोग बोलते हैं चित्रित धूसर भांड बोलते हैं ना। तो ये सब कहाँ कैसे पता चला? खुदाई से पता चला। तो ये लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कौन लोग? आर्य वाले लोग करते थे, ठीक है। तो इन क्षेत्रों के समीप ही अन्य किस्म के मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, वे काले और लाल भांड है, ठीक है। वो काले रंग के भांड थे और लाल रंग के भांड, मतलब आप समझिए आज का जो घड़ा है ना, बस आप उसे ही देख लीजिए,
बिल्कुल वैसे ही। बस उसमें डिजाइन बने होते थे, है ना, और अलग अलग रंग के होते थे, काले लाल ऐसे होते थे, ठीक है। पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों को भांड कहते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है ना, जिसे मिट्टी को पका दिया जाता है, तपा के कड़ा कर दिया जाता है, उसे भांड कहते हैं। इसीलिए अब साहित्यक और पुरातात्विक, यानी कि अब क्या होता है, जो लिटरेचर वाला जो बुक है वो, और जो खुदाई से सामान मिला वो, दोनों दोनों ही स्रोतों के आधार पर क्या किया, वैदिक युग का इतिहास रचना संभव है ना। ऐसा नहीं है कि हम बस वेद को पढ़ करके बस हम उसके आधार पर हम उस पे इतिहास बना पाए कि हाँ इन लोगों ने ये किया, ऐसे ऐसा रहा, वैसे नहीं। हम लोग प्रूफ के तौर पे वो खुदाई करके देख भी लिए कि भाई वो लोग यूज क्या करते थे, है ना। तो हमने देखा ना, बर्तन लोग इस्तेमाल करते थे जिसे हम लोग दोसर भांड बोलते हैं, और वो लोग पशु चराते थे और किसान थे, है ना। चलिए, अब संस्कृति पहले से विद्यमान स्थानीय संस्कृतियों के आधार, सॉरी, संस्कृति पहले से विद्यमान स्थानीय संस्कृतियों के कुछ विचारों तथा रीति रिवाजों और कुछ नए विचारों तथा रीति रिवाजों का मिश्रण का परिणाम है, ठीक है। जो संस्कृति है ना, वो क्या होता है, वो पहले से विद्यमान, यानी पहले से जो एग्जिस्ट करता है, क्या, लोकल कल्चर, है ना, लोकल कल्चर संस्कृति बोले तो, ठीक है। पहले से जो एग्जिस्ट करने वाला जो लोकल जो कल्चर है, उसका जो कुछ विचार है, ठीक है, और जो रीति रिवाज है, और कुछ नए विचार, यानी कि किसका, ये जो नया वाले लोग जो नए वहां पर जाके बस रहे, उसके जो नए विचार है और नए रीति रिवाज है, उसका मिश्रण का परिणाम है ये कल्चर, ठीक है ना। क्या है ये कल्चर, क्या है, खुद का कल्चर क्या है, ये मतलब एक नया कल्चर कैसे बनता है, खुद का विचार, खुद का रीति रिवाज के साथ, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं वहाँ के लोकल लोग का विचार और कल्चर के साथ मिक्स हो जाता है, तो एक नया प्रकार का कल्चर बन के आता है, उसे ही बोलते हैं, मतलब वही होता है कल्चर बेसिकली। तो कोई खुद का ऐसा नहीं होता, बस लोगों से देख के अडॉप्ट किया जाता है। हमने भी बहुत सारी चीजें दूसरों से अडॉप्ट किया है, तो वो अब हमारा अपना कल्चर बन चुका है, बस उसे ही हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मिला जुला का परिणाम होता है कल्चर, है ना। तो आर्य जो थे वो सबसे पहले पंजाब में बसे। कहाँ बसे, पंजाब। ये पंजाब है कहाँ पे, हमारा जो पंजाब है वो पंजाब का बात नहीं हो रहा, ठीक है। पंजाब मतलब कि पंजाब, मतलब पंजाब, है ना। एक मिनट, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, कहाँ गया, भारत, ये रहा भारत, ठीक है। अब यहाँ से इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, हाँ? मुझे लगता है, यानी आप लोगों को भी लगता था, मतलब मुझे लगता था और आप लोगों को भी लगता है क्या, कि पंजाब मतलब ये वाला पंजाब, है ना, ये पंजाब। ऐसा नहीं है, पंजाब मतलब 5 नदियों के बीच का स्थान को पंजाब बोलते थे। यहाँ पर से बहुत सारी नदियाँ गुजरती, सिंधु और उसकी सहायक नदी, है ना, गुजरती है ना यहाँ पर। तो बीच का स्थान है ना 5, ऐसे करके 5 बनता है, तो उसी इलाके को पूरा को पंजाब कहा जाता था। तो इसीलिए आज के हिसाब से एक पूर्वी पंजाब होता है जिसे हम लोग भारत का पंजाब है, और एक पश्चिमी पंजाब है जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि भारत का पंजाब का बात हो रहा है, ये दोनों पंजाब का बात हो रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों का, क्योंकि पंजाब का मतलब भी होता है 5 नदियों के बीच के स्थान को पंजाब कहते हैं। तो आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे। धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। क्या ध्यान से देखिए, ठीक है। धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर, है ना, आगे बढ़े और दिल्ली के उत्तर प्रदेश में आबाद हुए। देखिए भारत का मैप देखिए, इसे मैं डिलीट करता हूँ, है ना। पंजाब से वो लोग ऐसे करके आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, ऐसे बढ़ रहे हैं, है ना। और वो दिल्ली है, ये दिल्ली, दिल्ली दिख रहा है यहाँ पर, दिल्ली के उत्तर में, नॉर्थ में जाकर बसे, इस वाले इलाके में, यहाँ पर, है ना। ऐसे आए और यहाँ पर बस गए। अब क्या है, उस समय यहाँ पर, हाँ, उस समय यहाँ पास ही सरस्वती नदी बहती थी, है ना। कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी। परंतु इस नदी का जल धीरे धीरे सूख गया
यह आर्यभाषी लोग कई सालों तक रहे। तो यहाँ पर आर्यभाषी लोग कई सालों तक रहे। आर्यभाषी मतलब आर्य भाषा बोलने वाले जो लोग थे, इसी सरस्वती नदी के किनारे कई सालों तक रहे और यहीं पर उन्होंने अनेक सूक्तों का संग्रह यानी कि ऋग्वेद तैयार किया। ठीक है, सूक्तों का संग्रह, सूक्त मतलब मंत्र होता है। ठीक है, ये सूक्त मतलब मंत्र है ना। तो मंत्र को कलेक्ट किया, संग्रह मतलब कलेक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान ने सारे उस मंत्र को लिखे, नहीं, बहुत सारे जो गुरु थे उन्होंने इसे लिखा, तो किसी ने कलेक्ट किया होगा, तो किसी एक ने कलेक्ट किया इसे, तो जाकर के ये क्या कहलाया, ऋग्वेद कहलाया। ठीक है, काम करते हैं इसे मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, कुछ ज्यादा भर गया है, कचरा हो गया। चलिए इतना ठीक है। मतलब समझ गए ना ऋग्वेद क्या होता है, मतलब बहुत सारे मंत्र का जो कलेक्शन है उसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। इसी प्रदेश में कुरुक्षेत्र का मैदान है। किस क्षेत्र में, जस्ट दिल्ली के ऊपर वाले हरियाणा वाले इलाके में क्या है, कुरुक्षेत्र का मैदान है। ठीक है, समझा जाता है कि कुरुक्षेत्र के इसी मैदान में पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ। ठीक है, महाभारत का युद्ध तो सुना ही है आपने, पता ही होगा। ठीक है, वो क्या था, वो इसी पांडव का और कौरव का युद्ध था, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन को, ये पांडव के 5 भाई में से एक अर्जुन जो एक धनुर्धर था। ठीक है, तो यही वाले इसी मैदान में युद्ध हुआ, ऐसा बोल रहा है ना, इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था वो महाभारत का युद्ध। तो कुछ समय बाद इनमें से कुछ लोग पूर्व की ओर, कहा, पूर्व की ओर गंगा की घाटी में आगे बढ़े। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग मैप को देखें, गंगा कैसे बहता है, ऐसे करके ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ ये बसे थे, तो ये जो घाटी है इसके किनारे किनारे, इधर से या तो उधर से या तो इधर से, ऐसे से आकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे है ना, किनारे किनारे। तो अब क्या हुआ, गंगा की घाटी में आगे बढ़े और घने जंगलों को साफ करते हुए, जो बहुत घने जंगल हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ लोग नहीं हुआ करते थे, वो होते भी थे तो ऐसे, लेकिन आज की तरह काफी संख्या में नहीं थे ना, बहुत कम लोग हुआ करते थे, जिस वजह से जंगल ही जंगल भरा हुआ था ना। तो जंगल साफ करते हुए आगे बढ़े और उनमें से कुछ जंगलों को तो उन्होंने जलाकर साफ किया, क्या करके, जला दिया है ना, जला करके साफ किया। उस समय तो आग का तो खोज हो चुका था ना, इसी वजह से, है ना। और कुछ को लोहे की कुल्हाड़ियों से काटकर साफ किया है ना, लोहा की कुल्हाड़ी से काट डाला उस जंगलों को, ऐसा नहीं कि पूरा किया, आधा आधा कुछ कुछ करते करते धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, है ना। अब वे लोहे के औजार और हथियार बनाने लगे। क्या करें, लोहा का औजार मतलब, और हथियार मतलब क्या है, हथियार यानी कि तलवार हो गई, जिससे युद्ध लड़ा जाता था। औजार यानी कि, जैसे कि औजार किसे कहेंगे, मान लीजिए आपको गाड़ी का कोई नट खोलना, तब तलवार से तुम नहीं खोलोगे ना, आप उसको रिंच चाहिए, तो रिंच को आप क्या बोलोगे, हथियार नहीं बोल सकते, उसे औजार बोल सकते। इससे हमारा काम आसान होता है, चीजें तो जिंदगी थोड़ी सी सरल हो जाती है औजार से, है ना। नट को खोलने के लिए तो एक ही चीज नहीं होता औजार, बहुत सारे चीजों को औजार बोलते हैं। मैंने बस समझाने के लिए कहा। और हथियार तो पता है, जिससे युद्ध लड़ा जाता है, किसी की हत्या की जाती है, तो वो हथियार हुए, तलवार, तीर, भाला, धनुष, इस टाइप को, इसी को हथियार बोलते हैं ना। तो आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। क्या थे, आरंभ, आरंभ में मतलब स्टार्टिंग में जो आर्य थे वो क्या थे, पशुचारी मतलब पशु को चराने वाले, यानी गाय बैल को चराने वाले खानाबदोश लोग। खानाबदोश किसे कहते हैं, जो खाना की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं अपने अपने फैमिली के साथ में, वो लोग क्या होते हैं, खानाबदोश होते हैं। तो ऐसा नहीं था केवल फैमिली के साथ भटक रही है, पशु लेकर के घूमते थे। ठीक है ना, पशु यानी कि होता हुआ बहुत सारा, हजारों गाय बैल होता हुआ, सबको लेकर के घूमते हुए इधर से उधर ट्रैवल करते थे ये लोग। ठीक है, कब, स्टार्टिंग में वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। ठीक है, यही उनकी जीविका का साधन था। ठीक है, आज हमारे जीविका का साधन बदल चुका है, आज हम नौकरियां करते हैं। ठीक है, तो उस जमाने में आज भी बहुत को खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत को क्या, काफी संख्या में कर रहे हैं। तो हमारा जीवन का, जीविका का जो साधन था वो अभी कुछ अलग है। उस जमाने में क्या कर रहा था, ये लोग ले लेके घूमता था ये लोग।
ठीक है, यही लोगों का जीविका का साधन था। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। धीरे धीरे वे स्थायी रूप से गांव में बसने लगे। देखिए, शुरू में तो देखिए, अभी समझिए, इमेजिन करिए कि कोई इंसान है जो आर्य भाषा बोलता है, उसके पास 1000 गाय है, वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक, ट्रैवल कर रहा है अपने 1000 गाय के साथ। फिर वो कब तक घूमता रहेगा ऐसे? तो वो क्या किया, कहीं पे घर बना के रहना शुरू किया। इसी तरह बहुत सारे लोग थे, सब धीरे धीरे रहने लगे। तो इसी तरह से चीजें बदलने लगी, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। धीरे धीरे वे स्थायी रूप से गांव में बसने लगे और पूरी तरह से किसान बन गए। अब एक जगह बस गए तो उसे खाना कैसे मिलेगा? उसे कुछ तो करना होगा ना, धान उगाना होगा, फसल उगाना होगा, जो भी, और अपनी जिंदगी चलाना होगा, है ना। तो चूंकि वे नगर जीवन से परिचित नहीं थे, देखिए ध्यान दीजिए, वो लोग नगर वाला जो जीवन था, जो सिटी वाला लाइफ होता है उस जमाना का, उससे वो लोग इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, वो लोग देखा ही नहीं था। अतः नगरों का उदय होने में कुछ सदियों का समय लगा। सदी मतलब कुछ सालों का लगा समय, है ना। अब इसीलिए चूंकि वे नगर जीवन से परिचित नहीं थे, अतः नगरों का उदय होने में कुछ सदियों का समय लगा, है ना। तो समझ में आ रहा होगा। अब इसीलिए आर्यों के आरंभिक निवास स्थल गांव ही थे, ठीक है। आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के बारे में अधिकतर जानकारी हमें उसके निवास स्थलों की खुदाई करने से मिली है। यानी कि वो लोग का हमारा वो लोग का कुछ ऐसा प्रूफ नहीं था, मतलब जैसे लिटरेचर, साहित्यिक प्रूफ नहीं था वो लोग का। उन लोगों के बारे हम लोगों ने कैसे जाना? बस खुदाई के दौरान जो भी चीज मिला, हम लोगों ने उसी को देख करके अनुमान लगा लिया। हम लोगों ने मतलब हिस्टोरियन ने, ठीक है। तो परंतु आर्यों के बारे में बात ऐसी नहीं है। आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिली, सूक्तों यानी मंत्रों से मिली, जिनकी उन्होंने रचना की और जिन्हें कंठस्थ रखा, यानी कि कंठस्थ कर लिया, रट लिया उसे, ठीक है। रटने के बाद अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के बाद अंत में लिपिबद्ध, यानी कि उसे एक किताब के अंदर लिखा गया। इसे हम साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई, मान लीजिए कोई एक ऋषि रहा होगा, उसने एक मंत्र का याद किया, उसी तरह बहुत सारे ऋषि ने अलग अलग मंत्र को दिए। अब इसे कंठस्थ रखा गया, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे बताया जाता था, याद करा दिया जाता था। फिर ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। उसके बाद जब लिखने की कला डेवलप हो गई, तब उन लोगों ने सारे मंत्र को एक जगह पे लिखा, और इसे ही हम कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साक्ष्य मतलब प्रूफ, साहित्य मतलब कि लिटरेचर, है ना। तो और इसमें हमें उनके इतिहास के लिए सुराग मिलते हैं, है ना। तो परंतु इधर के वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाले इलाके में एक हस्तिनापुर जगह है, आप मैप में देख लीजिएगा, भारत के मैप में, है ना। और अतरंजी खेड़ा जैसे कुछ स्थानों पर की गई खुदाई, क्या हुआ, खुदाई हुआ, उसमें उस स्थान की संस्कृतियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है। ये मैप में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ का बात हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश का इधर का ही इलाका का बात किया जा रहा है, इधर ही का, है ना। खैर, आगे देखते हैं। आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। जो सूक्त की रचना हुई वो कैसे हुई? वो अपना जो देवता थे, भगवान देवता लोग, उसकी स्तुति में, है ना। स्तुति मतलब क्या होता है? मतलब उसकी प्रशंसा में मंत्र की रचना की उन्होंने। अपने धार्मिक अनुष्ठान मतलब धर्म से रिलेटेड जो भी काम किया जाता है। मान लीजिए कोई अगरबत्ती जला रहा है और ऐसे भगवान के सामने घुमा रहा है, तो अगरबत्ती जलाना क्या हुआ? एक अनुष्ठान हुआ ना। या यज्ञ किया जा रहा, वो एक अनुष्ठान हुआ ना, यानी कि कर्म कांड होता है वो। तो जो रीति रिवाज, यानी कि पूजा में जो भी चीज इन्वॉल्व होते हैं, जो भी चीज किया जाता है, उसे अनुष्ठान बोलते हैं, ठीक है। और और पूजा पाठ के बारे में नियम बना कि कैसे पूजा करना है ना, कैसे भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, इस तरीके से जो नियम होते हैं धर्म से रिलेटेड, उन लोगों ने इस चीज को बनाया, है ना, नियम को बनाया। इसकी जानकारी 4 वेदों से मिलती है, ठीक है। अगर अगर किसी ने कहा कि भाई ये तुम बोल रहे हो, इसका प्रूफ क्या?
तो वो क्या है इसका प्रूफ, ये 4 वेद, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट वेद है ना। 4 ही वेद है टोटल तो, और 4 वेद है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला है ऋग्वेद, उसके बाद ये 3 बाद में आया, ठीक है। तो ये ऋग्वेद है, ये ऋग वैदिक काल में बनाया गया था, और ये जो 3 है, ये यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल में से लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, पूरा वैदिक काल है ना, उस 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। एक पहले वाले पार्ट में ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, जिसमें ऋग्वेद की केवल रचना हुई, ठीक है। और बाद वाले काल में जब थोड़ा सा नियम बदला, उस समय यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सबकी रचना हुई एक साथ मतलब बैक टू बैक, एक के बाद एक ऐसा रचना होते चला गया, ठीक है। तो इसी वजह से इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। ऋग्वेद के नियम और इधर उत्तर वैदिक के जो नियम है, थोड़े से हल्के चेंज कर रहे हैं वो, ठीक है। ये चीज को धीरे से हम लोग समझेंगे आगे जब क्लास में चलेंगे तब। अभी 6 क्लास के हिसाब से इतना काफी है जानना, ठीक है, कि 4 वेद होते थे, कौन कौन यानी होते हैं, अभी भी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो हमारा पहला जो बस्ती वाला टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं राजा और उसके पदाधिकारी, है ना। पदाधिकारी मतलब ऑफिसर, राजा होते थे और उसे मदद करने के लिए कोई तो होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि राजा अकेले सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। उस काल का समाज जो था वो कबीलों या जनजातियों में बटा हुआ था, मतलब कबीला कबीला बन रहता था। मतलब एक ऐसा कबीला है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ एक कबीला है, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ एक कबीला है, वहाँ कुछ लोग हैं। जो कबीला होता था उसमें एक ही टाइप के लोग होते थे, ठीक है। यहाँ कबीला है तो एक ही टाइप के लोग हो गए, ठीक है। और जनजाति तो पता ही है, जो ट्राइबल्स होते हैं, मतलब जंगलों में रहते हैं, ठीक है। उस तरीके से जनजातियों में बटा हुआ था। तो और प्रत्येक कबीला एक खास प्रदेश में बसा हुआ था, ठीक है। जो प्रत्येक कबीला था, ये जो प्रत्येक कबीला, मान लीजिए एक कबीला है ए, ठीक है, ये एक खास प्रदेश यानी कोई एक जगह मतलब एक खास स्पेसिफिक लोकेशन में बसा हुआ था, ठीक है। मान लीजिए मतलब बस मानने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जैसे अतरंजी खेड़ा है ना, ये अतरंजी खेड़ा में ए वाला जो कबीला बसा हुआ, इस तरीके से समझना है। तो बसा हुआ था, लेकिन ये अक्सर आपस में लड़ा करते थे, ठीक है। आपस में ये दोनों, मान लीजिए आप अगल बगल कबीला है, दूर दूर तो होगा नहीं, तो नजदीक ही होगा, ये दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। कबीला क्यों लड़ रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो पशुओं के झुंडों, ठीक है, पशु जो पालते थे उसके जो झुंड होते थे, उसके लिए चारागाहों की आवश्यकता थी। चारागाह मतलब जहाँ पे वो चरते थे, मतलब घास चरते थे ना, वो लोग घास खाते थे, पेड़ पत्ते खाते थे, मतलब पेड़ पौधे जो भी उसके पत्ते खाते थे, ठीक है। तो चारागाहों की आवश्यकता थी। तो इन चारागाहों पर अधिकार करने के लिए, है ना, कि हम लोग उस चारागाह यानी उस मैदान को कब्जा कर लेते जहाँ पे घास उगता, तो इसी कब्जा करने के लिए लोग कबीलों में लड़ाई होती थी, और प्रत्येक कबीला का एक राजा या सरदार होता था, ठीक है। क्या होता था, अगर कबीला ए है तो ऐसा तो नहीं है कि सब मिलजुल के काम कर रहा है, एक उसे कंट्रोल करने के लिए एक राजा चाहिए, या फिर सरदार बोलते हैं, ठीक है। सरदार खुश हुआ, ऐसे मूवी से मैं सुना है ना, सरदार वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उस जमाने में सरदार ही बोला जाता था, ठीक है, सरदार और राजा। ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अपना अपना एक यहाँ का सरदार है या फिर राजा, जो भी बोल सकते हैं, और उसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका बात मान रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं ना। तो जिसे प्राय अपने बल तथा शौर्य के आधार पर चुना जाता था, ठीक है। अगर राजा का चुनाव हो रहा है तो क्यों चुने भाई हम, अगर आपको राजा चुन रहे हैं इस कबीला कबीला ए का, तो आपको क्यों चुने। तो उसमें ताकत देखा जाता, बल, कितना शारीरिक बल था, ठीक है, और कितना शौर्य था, है ना। इसी आधार पर उसे चुना जाता था। अभी ना हम लोग वोट करके हमें अपना राजा यानी कि अपना प्रधानमंत्री वगैरह, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इस तरीके के चुनते हैं, वोट करके ही चुनते हैं ना लोग। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, उसमें बल देखा जाता था और शौर्य देखा जाता था, है ना। तो बाद में जो राजा का पद है वो क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। ध्यान दीजिए, पहले तो ताकत के आधार पर चुना उसे, हाँ भाई तुम बहुत मस्कुलर दिख रहे हो, तुम्हारे बहुत बॉडी है, तुम बहुत मतलब हिम्मत वाले हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम कबीला का रक्षा कर सकते हो, हमें और एक गाइड कर सकते हो, लीड कर सकते हो, इस तरीके से हमने तुम्हें बना दिया। लेकिन यही आगे चल के अब वंशानुगत हो गया, नहीं, अब उसका बेटा ही राजा बनेगा। अब
फिर उसका जब बेटा राजा बन गया, तो जब उसका बेटा होगा या बेटा बेटी दोनों में कोई भी होगा, लेकिन बेटा ही राजा बनेगा। इस तरीके से पद क्या हो गया, जो पोस्ट था राजा का वो वंशानुगत हो गया, ठीक है। अर्थात राजा की जो मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा होता था, है ना, समझ गए। अब राजा का कर्तव्य था, क्या कर्तव्य था, कि वह अपने लोगों की रक्षा, ठीक है, ऐसे फ्री फुकट में उसको बैठना नहीं था, उसे रक्षा करना था लोगों का। और उसके संबंधी इसमें उसकी मदद करते थे, किसके, राजा के जो रिलेटिव्स होते थे उसके, वो उसके मदद करते थे राजा का, ठीक है, काम में मदद करते थे, ठीक है। तो राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता था, किसके, कबीले की इच्छा के अनुसार वो रूल करता था। और उसमें कई व्यक्ति उसकी मदद करते थे, ठीक है। अकेला राजा कैसे काम करेगा, उसके मदद करने के लोग तो चाहिए, आज भी चाहिए, उस जमाने में भी चाहिए था, ठीक है। तो योद्धाओं का एक नायक होता था, ठीक है, जितने भी लड़ाकू लोग थे, यानी जो लड़ते थे मतलब दूसरे कबीला से। अब तो ऐसा नहीं ना कि मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, 100 का 100 लड़ने के लिए चल जाएगा। अब फीमेल्स है, यानी फीमेल है, तो ऐसा नहीं कि सब फीमेल भी लड़ने घुस गई एकदम दूसरे के कबीला में, ऐसा तो नहीं है। बच्चे हैं तो बच्चे नहीं जाएंगे ना, बच्चे तो घर में रहेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे युद्ध में। इसीलिए कुछ लोग तो घर में रहेंगे ही। अब जो इसीलिए एक योद्धाओं का टीम होता था, ठीक है, तो ये योद्धा लोग था, उसको लीड करने के लिए भी कोई एक नायक चाहिए, ठीक है, नायक कहते लीडर। तो जिसे हम लोग कहते थे सेनानी, ठीक है, क्या था, सेनानी कहते थे। यानी आज का मूवी में एक, क्या बोलते हैं उसको, सेनापति, ठीक है। सेनापति जो बोलते हैं ना, वो क्या होता है, बहुत बड़ा सेना को लीड कर रहा होता है, तो उस जमाने में सेनानी कहते थे, ठीक है। तो सेनानी हमेशा राजा के साथ रहता था। और एक पुरोहित होता था, पुरोहित यानी कि आज का आप पंडित या पुजारी को मान लीजिए, वही है पुरोहित, ठीक है, जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, यानी कि जो पूजा पाठ करवाना होता था वो राजा के लिए वो करता था, ये पुरोहित, ठीक है। और उसे सलाह देता था। देखिए वो कोई कोई आम इंसान तो था नहीं, वो एक पढ़ा लिखा यानी समझदार जानकार इंसान हुआ करता था, ये पुरोहित, ठीक है। तो वो क्या करता था, सलाह भी देता था कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ऐसा करने से आपका राज्य, आपका कबीला के लिए ये चीज बेहतर होगा। इस तरह की जो अच्छे अच्छे सलाह होती थी वो देता था, ठीक है, क्योंकि वो समझदार जानकार पढ़ा लिखा टाइप का इंसान था, ठीक है। तो दूतों के जरिए, है ना, दूतों के जरिए वह नजदीक के गांव में बसे हुए अपने कबीलों के लोगों से संपर्क स्थापित करता था, ठीक है। कहाँ गया दूत, दूत, ठीक है। देखिए आज के ज़माने में अगर हमको किसी से कॉन्टैक्ट करना हो तो हम सीधे फ़ोन कर लेते हैं, है ना, नंबर लगाया, कॉल कर लिए। उस ज़माने में तो फ़ोन था नहीं, करेगा क्या लोग, तो किसी को तो भेजेगा ना कि एक काम करो भाई, ये मेरा संदेश है, ये राजा का संदेश है, तुम उस बगल वाले कॉलोनी यानी कबीला का जो भी राजा है वहां तक मेरा संदेश पहुंचा दो। तो कैसे पहुंचाएगा वो, जाता होगा अपना घोड़ा से, कोई पशु पे बैठ के जाता होगा या पैदल ही चल जाता होगा। तो कोई जो उस खबर को या सूचना को पहुंचाने का काम करे उसे दूत कहा जाता था, ठीक है। तो मतलब संपर्क स्थापित करता था लोगों के साथ, और उस जो सूचना था वो पहुंचाने का भी काम करता था। अब राजा जो था, हाँ, तो यहाँ पे बोला कि कबीले के लोगों से संपर्क स्थापित करता था, ठीक है। अब दूसरा क्या था, ये तो मैंने बगल वाले से बहुत बात की है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे किताब के हिसाब से क्या बोल रहा है कि वो कबीले के लोगों से संपर्क स्थापित कर रहा था, मतलब वो राजा खुद घर घर जाके नौक नौक, मैं राजा हूँ, मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, वैसे तो नहीं ना करेगा राजा, वो तो अपने घर पे ही रहेगा। तो उसका संदेश आम लोगों तक, कबीले के जो बचे हुए मान लीजिए 100 लोग रहेंगे, तो मतलब एक राजा है तो 99 लोग हुए, तो 99 तक का खबर कौन पहुंचाएगा, उसी में से एक, 99 में से एक दूत वही जा जाके सबको 98 लोगों तक खबर पहुंचाएगा, ऐसे, है ना। तो राजा गांव के मुखियों से भी सलाह मशवरा कर लेता, गांव में एक मुखिया होते थे, ठीक है, उससे भी वो क्या करता था, डिस्कस करता था जो भी प्रॉब्लम होते थे सबको। यदि किसी अत्यधिक महत्व के मामले पर विचार करना हो तो राजा समूचे कबीले की सलाह लेता था, ठीक है। समूचे यानी कि पूरे के पूरे कबीले को बुलाता था, बैठाता था। आज के जो गाँव में जो पंचायत बैठते हैं ना, उसमें जो 18 साल के उम्र से ज्यादा वाले लोग हैं वो लोग बैठ के डिस्कस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो पूरे के पूरे कबीले ही बुला लेता था। ऐसा नहीं कि आपको 18 साल से ऊपर ही होना चाहिए, नहीं, पूरा का पूरा कबीला आओ, ये शाम बैठते कहीं पे पेड़ वेड़ के नीचे, है ना, छाया में, और इस जरूरी मुद्दा पे बात करते कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह सलाह लेता था, ठीक है। ये जो संस्थाएं थी वो
समिति या सभा कहलाती थी, ठीक है। आज हम पंचायत कहते हैं ना, उस समय ये समिति या सभा कहलाती थी। तो समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था, ठीक है। ये जो समिति था उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ और उसे जो अच्छा लगता था वो उसको राय देता था राजा साहब को कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था राजा के सामने, ठीक है। अब जान पड़ता है कि सभा चुने हुए लोगों की छोटी संस्था थी। यानी जो सभा थी, ये वाला सभा, ये आम आदमी नहीं था, ये चुने हुए लोगों का छोटा सा क्या था, इंस्टीट्यूट था। खास खास लोग चुन के जाते थे इस सभा के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये खत्म हो गया है। यानी कि हम पढ़ रहे थे राजा और उसके पदाधिकारी, तो समझ गए पदाधिकारी क्या हुआ। उसके ऑफिसर कौन थे, वही पुरोहित थे जो पूजा पाठ करते थे और शिक्षा सलाह देते थे, और सेनानी थे जो युद्ध लड़ने में मदद करते थे, और दूत थे जो खबर को लोगों तक पहुंचाते थे, और कुछ सलाह लेना होता तो सभा या फिर समिति से वो लोग सलाह लेता था। इस तरह से वो लोग अपना राजपाट कंट्रोल करता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है ग्राम, यानी कि गांव। कबीला छोटी छोटी इकाइयों में बटा था। छोटी छोटी इकाई मतलब छोटा छोटा यूनिट, ये छोटा एक एक गांव, एक गांव, ये गांव, ये गांव, छोटा छोटा यूनिट में बटा हुआ था, ठीक है। जिसे ग्राम कहते हैं, आज भी ग्राम कहते हैं या गांव कहते हैं ना। तो प्रत्येक ग्राम में कई परिवार बसते थे, है ना। जब लोगों ने धीरे धीरे खाना बदोशी का जीवन छोड़ दिया और खेती करना शुरू किया तो गांव बड़े हो गए, है ना। इमेजिन करते चलिए, है ना, कम लोग हैं गांव में, छोटे छोटे रह रहे हैं, छोटे छोटे गांव बना करके। अब एक समय ऐसा आएगा ना कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगेगा, हाँ, वो स्थायी होने लग रहा है। मतलब मान लीजिए गांव में 100 लोग रहते हैं, धीरे धीरे वहां लाके वहां पर 8 लोग बसने लगे, मतलब एक परमानेंट लाइफ जीने लगे। खाना बदोशी के जीवन छोड़ दिया, अब घुमा घूमी बंद, अब एक जगह पे रहना। तो ऐसे रहने का चक्कर में क्या हो, वो गांव बड़ा हो गया, ठीक है। अब गांव बड़ा हो गया और उस एक कबीले के काफी अधिक संख्या एक गांव में रहने लगे, यानी उस गांव में काफी संख्या में लोग भी रहने लग गए, ठीक है। अब परिवारों का जो समूह था कुल या विश कहलाता, ठीक है। एक परिवार का जो समूह था, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फैमिली, उसका पूरे खानदान होता है ना, ऐसे थोड़े कोई एक परिवार होता है, पूरा का पूरा फैमिली होता है वो लोग का, ठीक है। चाचा भतीजा ताऊ वगैरह वगैरह जो भी पूरा का पूरा है ना। तो कबीले के लोगों को जन कहते थे, ठीक है। आज हम लोग जनता बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक बोलते हैं। उस जमाने में कबीले के जो आम लोग थे उसको जन कहते थे। गांव परिवारों में बटा हुआ था, ठीक है। तो एक गांव है, इसमें अलग अलग परिवार है, ऐसे एक परिवार है, एक परिवार है, एक परिवार है, एक परिवार, इस तरह से परिवार में बटा हुआ था, ठीक है। और एक परिवार के सभी सदस्य साथ रहते थे, है ना। अब परिवार पितृ प्रधान अर्थात पितृ प्रधान मतलब परिवार का जो सबसे वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध मतलब सबसे बुजुर्ग इंसान घर का, यानी दादाजी, यानी कि नाना वगैरह जो भी बोल रहे, जो घर का सबसे बुजुर्ग इंसान होता था, जो प्राय दादा या पितामह, ठीक है, दादा मतलब दादाजी का बात हो रहा है, यानी पितामह जिसको बोलते हैं, ठीक है, होता था। परिवार का क्या होता था, वो मुखिया होता था वो परिवार का। अभी भी बहुत सारे फैमिली है जो मतलब जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं, उसमें सबसे जो मेन इंसान होता है वो घर का बुजुर्ग होता है। लोग उसकी सलाह को मानते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, है ना। तो परिवार में यह अधिकार का पद था, ठीक है। क्योंकि मुखिया सब निर्णय लेता था, जो भी निर्णय लेना हो, डिसीजन लेना हो, वो मुखिया ही लेगा, है ना। और परिवार के अन्य सदस्य को उसका निर्णय स्वीकार करना पड़ता था, ये आज भी होता है, ठीक है। तो पुत्र अपनी पत्नी को घर लाने के बाद, यानी पुत्र ने क्या किया, शादी करके पत्नी को अपने घर लाया, तो पिता के साथ ही रखता था, पिता साथ ही रहता था, है ना। आज ऐसा होता है कि लोग शादी करते हैं और अपना घर बना लेते हैं, है ना, और अपना पति पत्नी अलग रहते हैं। बट उस जमाने में शादी करके जब पत्नी को लाया जाता था तो पिता के घर में ही वो लोग साथ में रहते थे, ठीक है। जैसे कि कबीलाई व्यवस्था पर आधारित समाजों में आमतौर पर होता है, ये आमतौर पर वो कबीला वाला व्यवस्था में होता है ना। तो स्त्रियों का आदर किया जाता था, बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है। अब लड़कों के साथ कुछ लड़कियां भी पढ़ी होती थी। देखिए उस जमाने में लड़का के साथ लड़की भी पढ़ी लिखी होती थी, कुछ कुछ, सब नहीं। अब आगे देखते हैं। गांव में खेतीहरों के अलावा भी लोग बसते थे। खेतीहर मतलब जो खेती का काम करते हैं उसे खेतीहर कहते हैं, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि बस किसान ही वहाँ बसे हुए जो खेती कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ लोग थे जो कुछ अलग काम करने वाले, जैसे कि कारीगर या जिसे शिल्पकार भी कहते हैं, जैसे मूर्ति बनाने वाला। अब उसको आप क्या बोलोगे, खेतिहर बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, वो भी शिल्पकार है, ठीक है। कोई काम करना मतलब बढ़ई हो गया, पेंटर हो गया, ये सब इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। कारीगर या शिल्पकार वगैरह की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो किसी किसी गांव में किसी खास शिल्प का काम ज्यादा होता है। शिल्प मतलब किसी चीज को तैयार करना, यानी कि जैसे कि मैंने मिट्टी से एक मूर्ति बना दिया तो मुझे शिल्पकार कहा जाएगा, है ना। तो इसी तरह शिल्प का काम ज्यादा होता था किसी किसी गांव में। उदाहरण के लिए, जिन क्षेत्रों में बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी मिलती थी, वहां कुम्हार ज्यादा होते थे। मान लीजिए आप दिल्ली में कहीं पे रह रहे, कोई कनॉट पैलेस मान लीजिए, अब वहां पे कुछ अच्छी मिट्टी मिलती है जिससे बर्तन बनता हो, तो ऑब्वियसली है ना कि जो मिट्टी बना मतलब बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार लोग हैं, शिल्पकार जिसको बोलते हैं, वो लोग आके वहां बसेंगे, उस मिट्टी का इस्तेमाल करके बर्तन बनाएंगे, उसे बेचेंगे और पैसे कमा के अपना जीविका चलाएंगे। तो धीरे धीरे वहां पे लोग शिल्पकार भर जाएंगे ना। बस वही चीज करना चाह रहा है ना। तो एक गांव की खपत से बचे हुए बर्तनों को पड़ोस के उन गांव में भेज दिया जाता था जहां बर्तनों की कमी होती थी, ठीक है। मान लीजिए एक गांव है, ये एक गांव है मान लीजिए, ये है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए मिट्टी मिलता है जहां से बर्तन अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो लोग यहाँ पे आके बसने लगे मतलब वही शिल्पकार, और यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। अब क्या हुआ, बहुत सारे सबने मिट्टी का बर्तन बना लिया। अब घर जो भी मान लीजिए 100 फैमिली है, अब इतना ज्यादा बना लिया कि एक्स्ट्रा हो गया लोगों के पास, ठीक है, एक्स्ट्रा बर्तन हो गया। अब एक्स्ट्रा बर्तन को क्या करेगा, वो बगल वाले कबीला की ओर उसे भेज देगा, यानी बेचने के लिए चला जाएगा वो, ठीक है। इस तरीके से बगल का जो बर्तन का जो जरूरत है वो इसको पूरा करेगा ऐसा। तो इसी चीज में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो एक गांव की जब खपत हो जाती थी, मतलब वो खपत यानी जितना यूज था वो कंप्लीट हो जाता था, तो बचे हुए जो बर्तन थे पड़ोस के उन गांव में भेज दिया जाता था जहां बर्तनों की कमी थी। जैसे बगल वाला गांव में कमी है तो उन लोग यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार चीजें एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाने लगी, और इस तरह क्या हुआ, लेन देन के साथ व्यापार की शुरुआत हुई। ध्यान दीजिए, व्यापार का शुरुआत यहीं से होता है कि एक जहां पे ये डेवलप किया जा रहा है, यानी जहां पे ये मैन्युफैक्चर ये बनाया जा रहा है, वहां पे सबको ये जरूरत पूरा हो चुका है। तब एक्स्ट्रा बच गया, उसे क्या करेगा वो? ऑब्वियसली कि दूर जा करके बेचेगा जिसके पास नहीं है सामान, है ना। तो यहीं से बिजनेस की शुरुआत होती है ना। तो आगे देखते हैं, परंतु यह सब कुछ अभी अत्यंत साधारण स्तर पर ही चलता था, ठीक है। एक नॉर्मल लेवल पे, आज की तरह इतना भयानक नहीं था, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पे चलता था, ठीक है। अब गांव में छप्पर वाली कच्ची झोपड़ियां होती थी। गांव में छप्पर वाली कच्ची झोपड़ियां, जो घास फूस के बनते हैं ना, लकड़ी लगाया ऊपर में घास से ढक दिया, यानी पुआल से ढक दिया, है ना। वो वाला छत बनता था जिसके चारों ओर एक बाड़ा रहता था, यानी कि ये घर है, घर के ऊपर पुआल का छत बना दिए, और ऐसे करके एक से कुछ लकड़ी से घेर दिए, है ना। या तार वार से, तार तो नहीं, लकड़ी से ही घेर दिया जाता था, झाड़ी वाड़ी से, जिसे बाड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाहर जो भी बाहर का दुनिया होगा, इसका इलाका जो भी फैमिली मतलब इस घर में रहता है, उसका इलाका यहाँ तक है, इसी के अंदर वो कुछ कुछ करता होगा, ठीक है। तो बाड़ा रहता था, उसके बाहर खेत होते थे। हाँ, इस मान लीजिए घर है, इसका दरवाजा इस ओर है, तो इसके बाहर ही कहीं पे ऐसा खेत वेत रहता होगा, ठीक है, ऐसे, है ना। तो जहाँ पे हल जोते जाते थे, है ना। और कुआं या नालिया से नालियों के पानी से उसकी सिंचाई की जाती थी। किससे? कुआं से सिंचाई होता था, और नालियों के पानी से उसकी सिंचाई होती थी इस खेत की, ठीक है। तो जौ की व्यापक रूप से खेती होती है। जौ जौ एक फसल है जिसकी व्यापक मतलब बहुत ही लार्ज स्केल में खेती होती थी, और गेहूं तथा चावल की भी खेती होने होने लगी, ठीक है। जौ होने लगा भयानक टाइप का, उसके बाद गेहूं और धान का भी होने लगा, ठीक है। एक अन्य आम पेशा था शिकार करना। देखिए, एक पेशा यानी ऑक्यूपेशन था क्या? शिकार करना। हाथियों, बारहसिंगों और सुअरों का शिकार किया जाता था। किसका? हाथी का शिकार किया जाता था। बारहसिंग, जिसका 12 सिंग होते हैं वो जानवर, ठीक है। और सुअर का शिकार किया जाता था। सांड और बैल हल में जोते जाते थे। हल यानी कि खेत में जोतने के लिए हल की जरूरत होगी, और बैल और सांड की जरूरत होती थी, ठीक है। तो पशुओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान था, यानी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इसे देखा जाता था इस जानवर को, ठीक है। क्योंकि लोग उनके
चीजों के लिए गाय पर निर्भर थे, मतलब अनेक चीजों के लिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे धान चाहिए, गेहूं चाहिए, जौ चाहिए, तो उस समय ट्रैक्टर तो हुआ नहीं था कि ट्रैक्टर से खेत को जोत करके हम लोग खेती कर ले। तो उस समय तो गाय बैल हुआ करता था, तो गाय बैल मदद करता था हमें सरवाइव करने में, इस वजह से उसका बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान हुआ करता था, ठीक है। अब वास्तव में विशिष्ट अतिथियों के लिए गौमांस परोसा जाना सम्मान सूचक माना जाता था, यानी कि कोई अगर अगर मेहमान आ गया, तो आज के ज़माने में क्या करते हैं लोग, मुर्गी खिलाते हैं उसे, ठीक है, मुर्गी का मीट, बकरी का मीट, सुअर का मीट, इस तरीके से अलग-अलग जानवर के मीट खिलाए जाते हैं ना। तो उस ज़माने में क्या होता था, गाय का मीट को उसे खिलाया जाता था, है ना। गाँव गौ का मांस परोसा जाना एक सम्मान सूचक, मतलब उसे बहुत इज्जत मिल रहा है, इसे समझा जाता था कि मुझे बहुत इज्जत करता है, इसलिए इन्होंने जिस चीज को समाज में इतना ऊंचा दर्जा, गौरवपूर्ण स्थान है, वो चीज का मीट यानी मांस हमें खिलाया जा रहा है इस मेहमान को, इसलिए उसे बहुत मतलब सम्मान का सूचक माना जाता है, ठीक है। यद्यपि बाद की सदियों में ब्राह्मणों के लिए इसका सेवन वर्जित माना गया। अब जब बाद का जो उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है, उसमें ये जो ब्राह्मण लोग थे उसके लिए गाय का जो सेवन करना था वो वर्जित, यानी उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है, तो खाना ही नहीं है, ठीक है। अब मनुष्य के जीवन को 100 गायों के जीवन के तुल्य समझा जाता था, यानी एक इंसान है, एक इंसान का वैल्यू 100 गाय, ठीक है। 100 गाय के बराबर था, है ना। यदि कोई मनुष्य दूसरे की हत्या कर डालता तो उसे दंड के रूप में मृतक के परिवार को 100 गाय देनी पड़ती थी। मान लीजिए एक इंसान ये है इस और एक इंसान ये है, अगर इसने इसकी हत्या कर दी, तो ये इंसान यहाँ पर हमने देखा कि 100 गाय के बराबर है, तो क्या करेगा, इसे 100 गाय इसके परिवार वालों को देना होगा, 100 गाय, क्योंकि ये 100 गाय के बराबर है, ठीक है। अब ठीक है, आगे देखते हैं। घोड़ा मूलतः भारतीय पशु नहीं है, ठीक है, घोड़ा भारत का पशु नहीं है, उसे यहाँ लाया गया था, ठीक है। इसे आर्य लोग ईरान, कहाँ से, ईरान और मध्य एशिया से भारत लाए थे। ईरान कहाँ है, ईरान देख लेते हैं मैप में, यहाँ पर ये रहा ईरान, ठीक है, ये वाला, ये ईरान है, और ये है मध्य एशिया, ये वाला, है ना, जिसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान वाले 5 जो देश है उसे बोलते हैं मध्य एशिया। यहाँ से या फिर ये ईरान वाले इलाके से ये लोग भारत की ओर घोड़ों को लाए थे, है ना। आगे देखते हैं। घोड़े रथ खींचते थे और रथों का इस्तेमाल युद्ध में होता था, ठीक है, ये रथ को खींच रहे हैं और रथों का इस्तेमाल युद्ध में होता था। रथ दौड़ एक प्रिय मनोरंजन था, मतलब घोड़ा दौड़ाना एक खेल हुआ करता था उस जमाने पे, ठीक है, वो भी बहुत प्रिय है, यानी बहुत ही फेवरेट, है ना। रथकार का समाज में सम्मान था, रथकार मतलब रथ को चलाने वाला जो इंसान है उसका समाज में बहुत इज्जत था, ठीक है। हल्का, 2 पहियों का जो रथ था ऊंची हस्ती का सूचक माना जाता था, मतलब कोई हल्का वाला और 2 पहिया वाला अगर रथ है, उसे एक तो अमीर फैमिली, जैसे आज बोलते हैं ना कि कार है तो हाँ ये तो बड़े फैमिली से बिलोंग करता, ये साइकिल है तो ये छोटे फैमिली से बिलोंग करता, ऐसा देखा जाता है ना आज के समाज में। उस जमाने में जो 2 पहिया वाला जो रथ था उसे ऊंची हस्ती से बड़ा माना जाता था, ठीक है। और बाद के युगों में राजाओं को रथ दौड़ाते या हाथी की सवारी करते दिखाया गया, हाँ, ठीक है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक बन गया, क्या हुआ, घोड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक बन गया था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, ठीक है, एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, ये राजा कराता था, इसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और जितने प्रदेश में यह घूमता था उतने पर घोड़ा छोड़ने वाला राजा अपना अधिकार जताता था। यानी आज के लिए अगर आज के हिसाब से अगर हमें कोई जमीन चाहिए तो हम क्या करते हैं, सरकार को पे करते हैं या फिर जो जमीन का मालिक है उसे पे करके हम खरीद लेते हैं ना। उस जमाने में ऐसा नहीं था, उस समय कोई किसी का मालिक नहीं था, ठीक है, जो जिस जगह पे रह रहा उसे ही उसका मालिक समझा जाता था। तो अब उसे कब्जा करना तो क्या करते थे, उसे यज्ञ करते थे और घोड़ा को खुला छोड़ दिया जाता था। घोड़ा इधर उधर घूम रहा है, जहां भी जा रहा है उस इलाके पे वो क्या करता था, राजा जो यज्ञ कराया है वो कब्जा कर लेता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो भी अश्वमेध यज्ञ कराता है
वो एक पावरफुल राजा होता है, इसी वजह से कोई उससे लड़ता नहीं था। अगर कोई जिसका जमीन कब्जा हो रहा है वो लड़ना चाहे तो ऑब्वियसली वो हार जाता था, क्योंकि पावरफुल लोग ही ये करते थे, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे समझते हैं। अब जन जीवन यानी उन लोग का लाइफ स्टाइल कैसा था, है ना, देखते हैं। मतलब कि जो जन और जीवन, मतलब वहाँ के जन यानी जनता, और वहाँ पे जो जीवन था वो कैसा था, है ना। चलिए समझते हैं। आर्य और दस्यु, ये आर्य लोग अलग है और ये दस्यु लोग अलग है। ये कौन लोग है, चलिए देखते हैं। आर्य जब उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए, है ना, तो स्थानीय लोगों से उसकी शत्रुता रही। सही बात है ना। अब वो लोग आएंगे भारत, और यहाँ के जो लोकल थे वहां के साथ उसका सामना होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, तो इसी तरह से दुश्मनी हो गया है। अब क्या हुआ, इन स्थानीय लोगों को वे दास, है ना, या दास और दस्यु कहते थे। मतलब आर्य क्या कहते थे, यहाँ के लोकल लोगों को दास और दस्यु बोलते थे। अब आर्यों के जो देवता थे उनकी दास और दस्यु पूजा नहीं करते थे, ठीक है। आर्यों के देवता थे उनकी, किनकी, आर्यों के भगवान की पूजा कौन नहीं करते थे, दास लोग और दस्यु लोग नहीं करते थे। हाँ, तो उनकी भाषा भी वैदिक संस्कृत से भिन्न थी, ठीक है। भाषा भी लोग अलग बोलते थे, आर्यों की तरह वैदिक संस्कृत नहीं बोलते थे। अब दासों के कुछ मुखियों का बड़ा सम्मान किया जाता, ठीक है। ये जो दास है इसमें भी तो कुछ मेन लोग होंगे, मतलब जो ऊपर वाले लीडर वाले लोग, मुखिया वगैरह, राजा वगैरह जो भी रहे होंगे। तो जो मुखिया हुआ करता था दास में, उसको बहुत सम्मान किया जाता था, क्योंकि बड़ा था, मतलब रिस्पेक्टफुल था उसके समाज में, दास वाले समाज में, है ना। तो परंतु अनेक दास लोगों को गुलाम बनाया गया, लेकिन बहुत सारे यानी अनेक दासों को गुलाम भी बनाया गया था, ठीक है। इसीलिए अंततः क्या हुआ, दास का अर्थ हो गया गुलाम। यानी आज हम दास बोलते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, अरे ये तो गुलाम है, ये तो दास उसका गुलाम है। तो ये गुलाम एक्चुअली कहाँ से आया, ये जो गुलाम वाला सेंस डेवलप हुआ, उन्हें जो दास थे उसके मुखिया को उन्होंने क्या किया, मतलब गुलाम बना दिया, ठीक है। तो गुलाम बनाने से इसे दास का अर्थ क्या हुआ, गुलाम हो गया, है ना। काफी इंपॉर्टेंट था ये। है, जिन दासों को गुलाम बनाया गया था उसे बड़े कठिन और घटिया काम करने पड़ते थे। अच्छा, अब गुलाम बना लिया तो क्या करना होगा भाई, उसके लिए उसे बहुत ही कठिन और घटिया काम करने पड़ते थे, और उनके साथ भला व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। परंतु आर्य स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और उन्होंने स्थानीय परिवारों के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किए। देखिए यहाँ के जो लोकल थे, दास वाले लोग जिसे बोलते हैं, या दस्यु जो भी, उसके साथ उन्होंने शादी किया, हाँ, और संबंध बनाया, ठीक है। आर्य शब्द सम्मानित व्यक्ति का द्योतक बन गया, ठीक है। आर्य जो शब्द है, ये जो वर्ड है आर्य, ये सम्मानित व्यक्ति की, बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान का प्रतीक बन गया, द्योतक बन गया, ठीक है। अब समाज कैसा था, ठीक है। स्वयं आर्य भी तीन समूहों में बटे हुए थे। ये जो आर्य है, ये ऐसा नहीं कि कोई बस एक ही लोग थे, इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया, एक दो तीन, ठीक है। अब जो सबसे शक्तिशाली समूह था, राजा और उसके सैनिक, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे, है ना, ये शक्तिशाली लोग थे। उतने ही महत्वपूर्ण थे पुरोहित और ब्राह्मण, है ना। उनके बाद शिल्पकारों और किसानों अथवा वैश्यों का स्थान। इसके अलावा चौथा वर्ग था जो शूद्र कहलाता था। यानी कि ये एक है राजा और क्षत्रिय लोग, एक है तुम्हारा पुरोहित और ब्राह्मण लोग, एक क्या है जो व्यापारी लोग होते थे, किसान होते थे, शिल्पकार होते थे, जिसे वैश्य बोलते हैं, ठीक है। ये तीन बटा हुआ था, और एक चौथा वर्ग था जिसे शूद्र कहते हैं ना। यह वर्ग दस्युओं और उन आर्यों से बना था जो नीच समझा जाता था। यानी जो शूद्र था ये दो लोगों से मिलकर बना था, ठीक है। एक तो दस्यु लोग था, और एक था जो आर्य का सबसे नीचे समझा जाना वाला लोग था। यानी आर्य में भी तो सबसे नीचे वाले कुछ लोग होंगे, उसे भी इसी कैटेगरी, शूद्र वाले कैटेगरी में डाल दिया गया, है ना। इस प्रकार आर्य समाज क्या हुआ, धीरे धीरे चार समूहों में बट गया, है ना, यानी वर्णों में बट गया। एक है क्षत्रिय, एक है ब्राह्मण, एक है वैश्य और एक है शूद्र, ठीक है। आरंभ में कोई भी बालक अपना मनचाहा पेशा चुन सकता था, ठीक है। कोई भी, अगर आज जैसे हम मान लीजिए फोटोग्राफी चुनना चाहते हैं, ठीक है, कोई वीडियो एडिटर बनना चाहता है, कोई फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता है, या कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, मतलब बिजनेसमैन बनना चाहता है, इस तरह से
खुद का मनचाहा पेशा चुन सकते हैं ना, उसी तरह उस जमाने में भी मनचाहा पेशा चुन सकता था लोग, ठीक है। अब धीरे धीरे बच्चे वही पेशा अपनाने लगे जो उनके बाप का होता था, है ना। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा वाला जो जो मानसिकता, समझ रहे हैं ना आप, बस वही चीज। बेटा बाप कुम्हार है तो बच्चा को भी कुम्हार ही बनना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें बदलनी शुरू हुई, है ना। अब शुरू में ब्राह्मण और क्षत्रियो का दर्जा समान था, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों को इक्वल समझा जाता था, परंतु धीरे धीरे ब्राह्मण इतने प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। अच्छा, कैसे कर लिया भाई उन्होंने, जब दोनों इक्वल था, ये है ये है, ठीक है। ये पुरोहित है, ये ब्राह्मण लोग, ठीक है। मतलब सॉरी क्या बोल, ये ब्राह्मण पुरोहित लोग है और ये राजा लोग है, दोनों इक्वल है। अब आगे चल करके राजा नीचे हो गया और ब्राह्मण लोग ऊपर हो गए, ये कैसे हो गया। धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देने से उन्हें यह स्तर मिला, यानी कि धर्म को इतना ज्यादा वैल्यूएबल बना दिया गया, लोगों ने धर्म को मानने लगा, उसे फॉलो करने लगे, तो ऑब्वियसली है कि जो धर्म के जो लीडर्स होते हैं, ब्राह्मण या पुरोहित जो भी बोलते हैं, उनका स्थान तो काफी ऊंचा हो गया ही। इस तरह से धर्म की वजह से ब्राह्मण ऊपर आ गए और राजा जो थे वो सेकेंड स्थान पे आ गए, ठीक है, यानी क्षत्रिय और राजा लोग, है ना। अब आगे देखते हैं व्यवसाय धंधे। कृषि के अलावा क्या क्या करते थे लोग, पशु पालते थे, ठीक है, मछली मारना, है ना, धातु कर्म यानी कि लोहा को गला के हथियार वथियार बनाना को लोहा कर्म यानी धातु कर्म बोलते हैं, ठीक है। बढ़ईगिरी, है ना, बढ़ईगिरी मतलब लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाना, यानी मतलब उस जमाने में जो भी बनता होगा, मान लीजिए धनुष बन रहा है, ठीक है, तो धनुष क्या चीज का बनाएगा, लकड़ी का ही तो बनाएगा ना, तो लकड़ी पेड़ को काट के उससे बनाया जाता था, ठीक है। अब चमड़े का काम गांव के सामान्य व्यवसाय थे, है ना। तो धातु कर्मकारों को अब एक नई धातु मिल गई, जो धातु बनाने कर्मकार थे, यानी जो मेटल को गला करके जो हथियार बनाए जाते थे, उससे एक नया धातु मिल गया, वो क्या था, वो था लोहा। लोहे का उपयोग ने जीवन को सुगम बना दिया, यानी बहुत ही आसान बना दिया। लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार तथा हथियार बनाने के लिए तांबे और कांसे से बेहतर था। देखिए तांबा और कांसा ना थोड़ा सा मुलायम होता है, अगर इसे हथियार बनाओगे तो ये जल्दी टूट सकता है, लेकिन लोहा नहीं टूटता है जल्दी, ठीक है, तो ये थोड़ा मजबूत होता है, बड़ा बड़ा पेड़ को काट के गिराने में आसानी होता है। भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म से 1000 साल पहले क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई, यानी एग्जैक्टली 1000 नहीं, उससे थोड़ा सा पहले, है ना। सबसे पहले तीर के नोक, यानी कि ये जो आगे का हिस्सा होता है ना, ये तीर का, ये वाला तीर का नोक भाले के नोक और तलवारों और चाकू जैसे हथियारों में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में लोग लोहे की कुल्हाड़ियां बनाने लगे, ठीक है ना। तो गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ करने के लिए इनका बड़ा उपयोग हुआ। अंत में हल के लिए लोहे के फाल भी बनाए गए, यानी कि हल को जोतने के लिए लोहे के फाल बनाए गए, जो हल के आगे लगाए जाते थे, जिससे मिट्टी को कोड़ा जाता था और खेती की जाती थी, ठीक है। तो इससे इस क्षेत्र की भारी मिट्टी में खेती की उन्नति हुई, ठीक है। इस क्षेत्र की भारी मिट्टी में खेती की उन्नति हुई। अब भाई खेत जब अच्छे से जोता जाने लगा तो इसलिए कि खेती में बढ़ोतरी तो होगी, तो बढ़ने लगा। तो आगे देखते हैं, पुरोहित धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते थे, है ना, विशेषकर उन बड़े यज्ञों में, किसमें, यज्ञ में जो अनेक दिनों अथवा महीनों तक चलते थे, जो अनेक दिनों अथवा महीनों तक चलते थे। पुरोहित शिक्षक भी होते थे, क्या होते थे, जो पुरोहित थे वो शिक्षक भी होते थे, बालक पुरोहितों के यहाँ रहते थे, है ना। आज जो छोड़ी, उस जमाने में आप अगर धारावाहिक देखे होंगे श्री कृष्ण वगैरह, तो जो श्री कृष्ण जो भगवान थे वो क्या करते थे, बचपन में किसी ऋषि के यहाँ रहते थे, है ना, गुरुकुल में, वहीं भी शिक्षा ग्रहण करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही बालक क्या करते थे, जो पुरोहित यानी पंडित जो होते थे उसके यहाँ रहते थे। अब पुरोहित उन्हें वेद मंत्रों का पाठ कराना सिखाते थे, है ना, क्योंकि उस समय लिखने का कुछ ऐसे प्रिंटिंग वाला कल्चर था नहीं, तो क्या करेगा वो, बस जबान टू जबान एक मतलब याद दिला दिया जाता था लोगों को, उन्हें बच्चों को रटाया जाता था, ठीक है। तो वेद मंत्रों को पाठ कराना सिखाते थे, एक सूक्त में वेद पाठ ही
विद्यार्थियों का बड़ा दिलचस्प वर्णन है। मतलब एक सूक्त यानी एक मंत्र में जो वेद पढ़ने वाले जो विद्यार्थी, उसका एक बड़ा ही दिलचस्प डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, क्या लिखा गया है कि शिष्य जब गुरु का पाठ दोहराते हैं तो ऐसा लगता है मानो वर्षा के आगमन के पहले मेंढक टर्टर कर रहे हों। यानी कि जो मेंढक टर्टर करते हुए सुना होगा आपने, क्या करते, सारे मेंढक एक साथ टर्टर करते हैं ना, एकदम एक साथ, बिल्कुल वैसे ही बच्चे पाठ करते थे, एक साथ थे ना, तो आवाज पूरा गूंजता होगा। अब मेंढक का आवाज सुन के आप अनुमान लगा सकते हो। या फिर स्कूल में जब प्रार्थनाएं होती है तो एक साथ सब गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, तो एक साथ जब आवाज निकलता सारे बच्चों का, तो कैसे एकदम कैसा लगता होगा, बिल्कुल वैसे ही लगता था उस जमाने में जब वो लोग पाठ करते थे मंत्रों का, है ना। तो पुरोहित गांव के वैद्य भी थे, यानी कि वो उस जमाने के डॉक्टर भी होते थे, है ना। उन्हें जड़ी बूटी और पेड़ पौधों की जानकारी होती थी, और जब कोई बीमार पड़ता था तो उसे दवा देने के लिए पुरोहित को बुलाया जाता था, है ना। आज हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उस समय ये पुरोहित ही काम आते थे। अब वस्त्र में क्या है, ये लोग जो वस्त्र पहनते थे वे हड़प्पा संस्कृति के लोगों से ज्यादा भिन्न नहीं थे। मतलब भिन्न तो था, बट ज्यादा भिन्न नहीं था। इनके पहनावे में दो वस्त्र होते थे, ठीक है, वो दो ही कपड़ा पहनते थे, एक ऊपर का और एक नीचे का। एक अन्य पोशाक टखनों तक पहुंचती थी, टखना मतलब घुटना तक पहुंचती थी, ठीक है, और सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती थी। और क्या होता था, आभूषणों का भी इस्तेमाल होता था। यानी कि आप पुराने धारावाहिक या फिर महाभारत ही देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग आभूषण कैसे पहनते थे। मतलब मेल भी अपने कंधों पे, अपने सीने पे इस तरह के मतलब सोने के आभूषण पहनते थे, ऐसा दिखाया गया है। तो उस जमाने में भी पहनते थे ये लोग, ठीक है। तो ये गहने स्वर्ण या अन्य धातु के होते थे, यानी किसका, स्वर्ण यानी सोना का, या फिर दूसरे मेटल का होता था यह धातु, ठीक है। स्त्रियां अनेक किस्म की मणि मालाएं पहनती थी। मतलब स्त्री लोग का भी अपना अलग अलग तरह का माला वगैरह सब होता था, पहना होता था, ठीक है। तो अधिक धनी लोग सोने के जरी के कसीदे वाले वस्त्र पहनते थे, यानी कि कपड़ा में सोना का छोटा छोटा जो दाना होता है उसको सिला दिया जाता है। मतलब कि आप कैसे बताओ, मतलब उस पे लगा दिया जाता है, ठीक है, कपड़ों पे ऐसे उस जमाने के हिसाब से ऐसे सी दिया जाता होगा, चिपका दिया जाता होगा, जो भी, ताकि वो चमकता रहे, बहुत अच्छा दिखे, थोड़ा सा चमकीला दिखे, है ना। तो उस तरीके के कपड़े पहनते थे। अब क्या है, मनोरंजन। रथों की दौड़ के खेल के अलावा नाच और गाने का भी उन लोगों का बड़ा शौक था। क्या था, रथ का दौड़ तो वो पूरे खेल हुआ करता ही था, लेकिन वो लोग नाच में और गाने का भी उन लोग को बहुत शौक था। वे बांसुरी, क्या बांसुरी एक प्रकार का वीणा और ढोल का भी प्रयोग करते थे, है ना। तो परंतु जान पड़ता है कि जुआ खेलना उनका सबसे प्रिय मनोरंजन था। मतलब जुआ देखिए उसी जमाने से चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है, ठीक है। अब आहार देखते हैं, आहार यानी कि जो लोग खाते थे, क्या खाते थे, वे छक्कर दूध पीते थे। यानी कि वो क्या करते थे, दूध पीते छक्कर छान के, ठीक है, और खूब मक्खन और घी खाते थे। फल सब्जी अन्न और मांस भी खूब खाया जाता था। वे मधु और नशीली सुरा, यानी कि आज के लोग शराब पीते हैं तो वो नशीला होता है, तो उस जमाने में कोई नशीला पदार्थ हुआ करता, यानी लिक्विड होता था जिसे सूरा कहते थे, है ना। तो वो नशीली होता था, और ये मधु पीते थे, है ना। तो क्या हुआ, एक और अति विशिष्ट पेय, बहुत ही खास प्रकार का पेय था जिसे हम सोम कहते हैं, सोम रस तो सुना ही होगा। ये भी बहुत नशीला पदार्थ था, ठीक है, और जो धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था, क्योंकि इसे तैयार करना कठिन था। ये सोम जो था ये ऐसे नहीं कि आम दिन में पिया जाता हो, इसे खास खास दिन यानी कि कोई धार्मिक उत्सव में पिया जाता था, क्योंकि इसे तैयार करना कठिन था, इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखते हैं धर्म। आर्यों के अनेक देवता थे, एक नहीं अनेक देवता थे। सूर्य नक्षत्र वायु चंद्र पृथ्वी आकाश वृक्ष नदियां पर्वत आदि प्रकृति की शक्तियां देवता बन गई। क्या प्रकृति की जो शक्तियां थी उसे ही वही उन लोग का देवता बन गया, है ना। अब दयो आकाश का देवता था, कौन, दयो आकाश का देवता था। इंद्र किस कौन सा देवता था, वर्षा तूफान और युद्ध का देवता था, ठीक है। सवित सूर्य की प्रेरक शक्ति का देवता था, ठीक है। अग्नि आग का देवता था, है ना।
और उषा जो थी प्रातः काल की देवी मानी जाती थी। अब देवताओं को मानव स्वरूप समझा जाता था, है ना, यानी मानव की तरह समझा जाता था, परंतु वो अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, है ना, इसलिए लोग उनसे डरते थे। ये समझा जाता था कि देवता स्त्री पुरुषों पर कृपा करते हैं, पर जब वो रूठ जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है, तब उन्हें संतुष्ट करना होता है। इंद्र उनका सबसे प्रिय देवता था, क्योंकि वह पराक्रमी था, ठीक है, और आर्यों के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में सक्षम था। यानी आर्य के जो जो एनिमी थे, शत्रु थे, उसे और राक्षस का जो विनाश करने के लिए वो सक्षम था। वो पराक्रमी मतलब बहुत ही निडर, ताकतवर इंसान था, इंसान सॉरी देवता था, ठीक है। आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं, ठीक है। क्या था ये विश्वास था, किसका, आर्यों का, कि पुरोहितों द्वारा, यानी खुद नहीं, पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं। इन यज्ञों के लिए भव्य तैयारियां की जाती थी, वेदियां बनाई जाती थी, है ना, और पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ करते थे और पशुओं की बलि दी जाती थी, है ना। तो पुरोहितों को स्वर्ण, पशु, घोड़े और वस्त्र दान दिए जाते थे। क्या क्या सोना दिया जा रहा है, किसके बदले, पूजा पाठ करने के बदले, ठीक है। पशु दिया जा रहा है, घोड़े दिए जा रहे हैं और वस्त्र भी दिए जा रहे हैं, जो यज्ञ कराया उसके बदले, ठीक है। और सोमरस का पान किया जाता था, यानी सोमरस दिया जाता था ताकि वो उसका सेवन कर सके, है ना। अब पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे, ये जो पुरोहित थे वो देवताओं से प्रार्थना करते थे संस्कृत भाषा में, कि वे राजा की गुहार सुने, मतलब राजा जो मांग रहा आप उसे दे दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। लोगों का विश्वास था कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं, मतलब लोग ऐसे बिलीव करते थे कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं, यानी जो पुरोहित है उसकी बातों को सुनते हैं और उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं, है ना। तो पुरोहित देवताओं और मनुष्य के बीच संदेश वाहक बन गए, यानी मैसेंजर बन गया, कि आपका खबर को मैं देवता तक पहुंचा दूंगा ताकि देवता आपका जो इच्छा है उसे पूरा कर दे, इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए वह सहज ही शक्तिशाली हो गए। अब समझ में आया कि वो राजा से आगे क्यों निकल गए, जबकि वो तो इक्वल थे, है ना। ये धर्म इंपॉर्टेंट हो गया, इस वजह से ये लोग पुरोहित लोग आगे निकल गए राजा से, है ना। परंतु सभी लोग यज्ञ बलि वाले इस धर्म से संतुष्ट नहीं थे। देखिए, सबको इस चीज से खुश नहीं था, उनके दिमाग में दूसरे सवाल उठते थे, ठीक है। वे जानना चाहते थे कि यह विश्व जो है वो कैसे बना, देवता कहाँ से आए, मनुष्य को किसने बनाया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए अब कहाँ खोजेगा इसका उत्तर, कहाँ, कौन सा यूनिवर्सिटी जाएगा, किससे पूछेगा। तो इन्हीं का उत्तर खोजने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए दार्शनिक गांव छोड़कर, यानी जो फिलोसोफर होते हैं वो गांव को छोड़ करके जंगल के शांत स्थलों में चले गए, क्योंकि गांव के शोर शराबा में रहेंगे तो कभी इस चीज का आंसर ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उनके विचारों को उनके शिष्यों ने क्या किया, कंठस्थ रखा, है ना। ये इन जो विचार उन्होंने डेवलप किया, यानी कि तलाशा, उसी चीजों को उन्होंने कंठस्थ रखा उसके शिष्यों ने। फिर बाद में इसे लिपिबद्ध, यानी बाद में जाके इसे लिखा गया। उन विचारों को आज हम उपनिषदों में पढ़ सकते हैं, यानी कि उसे ही हम उपनिषद कहते हैं। बाद के जो कुछ लोग थे, जो फिलोसोफर थे, उन्होंने इस चीज को विचार किया कि दुनिया कैसे बनी, मनुष्य कहाँ से आया, वगैरह वगैरह, इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसको ढूंढा है आंसर, और उसके जो शिष्यों ने इसे संजो करके रखा और आगे चल के इसे लिपिबद्ध किया। इसे ही आज हम उपनिषद कहते हैं। और उपनिषदों वेदों के अंग है। जो उपनिषद है ये क्या है, वेदों के ही अंग है। जो चार वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके ही ये अंग कहलाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया ना तो आप ये तो बेशक बेधड़क आप मैसेज कीजिए, पूछिए इस वर्ड का क्या मतलब है, आप ये जो लाइन बोल रहे हैं इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं हूँ ना यहाँ पर आपको बताने के लिए। क्योंकि मुझे लगा था कि किसी को चाहिए नहीं, कुछ उतना रिस्पॉन्स नहीं आता, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं रहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोगों को चाहिए, तो मैं आप लोगों की मदद करता हूँ समय निकाल के, ठीक है। अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा समय निकाल निकाल के। आप लोग देखिए और अच्छे से समझिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, पूछिए, ठीक है। और भी कुछ अगर कुछ चाहते हो आप कुछ, तो आप बोल दीजिए, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा समय निकाल के, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, जय हिंद।